सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, हम काफी पहले जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के प्रश्नों के बारे में बातें कर रहे थे, आपको स्मरण होगा। और मेरे लिए सबसे उत्साहजनक बात यह कि जो भी मेरे लेक्चर्स इस पर हुए हैं, उन सबको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और दरअसल उसकी बात सीधी सादी यह भी थी कि मैं विषय को लेकर के समझाने की कोशिश नहीं करता था। प्रश्नों में जो ऐसे कुछ सूत्र छिपे होते थे जिन्हें पकड़ करके आप उनके हल ढूंढ सकते हैं, उन पर बातें कर रहा था। कंप्रिहेंशन के जो प्रश्न थे वो लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं, सारे प्रश्न नहीं, लेकिन जिन जिन शब्दों को लेकर के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना थी, उन सब पर मैं बातें कर चुका हूं। एग्जाम के अभी कुछ दिन बचे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, जनरल स्टडीज के कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल रह गए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स पर हम लोगों ने बातें नहीं की हैं, पॉलिटिकल साइंस पर भी हम लोगों ने ज्यादा बातें नहीं की हैं, तो उन पर भी मुझे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के प्रश्नों से। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है अपने आप में साइंस है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो बकायदे, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, तो वो आपको एमए की नहीं बल्कि एमएससी की डिग्री देते हैं। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स साइंस ही है। खासकर जिन्हें मैं 4 पिलर्स कहता हूं, उनमें से जो सबसे बड़ा साइंस अगर कोई है, उन सब में अगर कोई विषय साइंस के सबसे ज्यादा नजदीक है तो वह है इकोनॉमिक्स, और दूसरा है ज्योग्राफी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई भी विषय साइंस का हो जाता है तो उसमें अनुमान की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तब फिर आप क्या करेंगे? तो क्या आप रटेंगे? जी नहीं। यही साइंस की सबसे बड़ी विशेषता है। साइंस को रटकर समझा ही नहीं जा सकता, साइंस को तो समझकर समझा जा सकता है। भले ही हम प्रोज के रूप में साइंस को पढ़ रहे होते हैं, गद्य के रूप में ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि उन प्रोज में फार्मूले छिपे हुए होते हैं। जैसे मैथ्स के फार्मूले होते हैं, आप ब्याज के सूत्र को जानते हैं, आप समय और काम के सूत्र को जानते हैं, आप प्रतिशत के सूत्र को जानते हैं, और जब आप इनके सूत्र को जान लेते हैं तो कोई भी सवाल दे दिया जाए आप उसे हल कर लेते हैं। विज्ञान के साथ ये होता है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अब देखिए, ये बात अलग है कि एक दो प्रश्न कुछ ऐसे आ जाएं जहां ये सूत्र काम न कर रहे हों, जहां आपके रटने की जरूरत हो। यानी कि अगर आपको तथ्यों की जानकारी है तब तो आप सही उत्तर दे देंगे, अगर उसकी जानकारी नहीं है तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है। इकोनॉमिक्स से जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। जब आप अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को उठा करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बिल्कुल 2 स्पष्ट पार्ट आपको दिखाई देंगे। इकोनॉमिक्स का एक जो भाग है वो पूरी तरह से सैद्धांतिक है। मजेदार बात है कि उन सिद्धांतों का उल्लेख विस्तार के साथ आपके सिलेबस में किया नहीं गया है, लेकिन जिनका उल्लेख किया गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जिनका उल्लेख किया गया है उन्हें आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप इकोनॉमिक्स के उन सिद्धांतों को न समझ लें जो इन्हें समझने के लिए जरूरी है। हां, आप रट सकते हैं, हो सकता है कि यह रटना मुख्य परीक्षा में आपकी नैया पार लगा दे, लेकिन प्री में रटकर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सूरत मुझे नजर नहीं आती। और यह मैं केवल पिछले साल के पेपर के आधार पर नहीं कह रहा हूं, यूं कह लीजिए कि पिछले लगभग 10 साल के पेपर के आधार पर मैं कह सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इकोनॉमिक्स की समझ अपने अंदर विकसित करें। अब सीधी सी बात है कि एग्जाम के उतने दिन तो बचे नहीं हैं कि आप इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करें, फिर से शुरू करें। उसका समय दोस्तों बिल्कुल नहीं रह गया है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स की समझ विकसित नहीं की है तब भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि प्लीज आगे से आप अपने प्लान में इस तथ्य को शामिल कर लें कि नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स को समझना है। एक बार आपने समझ लिया ना, तो आपको इस विषय में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़े बड़े ताले की तरह दिखाई देते हैं कि कोई अलीगढ़ बड़ा सा ताला लटक रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे इसको खोलें। जरा से भी आपने समझ अपनी विकसित कर ली ना,
तो ताला फट से खुल जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में समझ की चाबी आ गई है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स की समझ को विकसित करना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, सच बता रहा हूं। तो पहली बात, भविष्य के लिए आप ये गांठ बांध लें कि मुझे इकोनॉमिक्स को समझना है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आप कहां से समझेंगे? किताबों से तो आप सीधे सीधे समझ नहीं सकते। इसके लिए आपको किसी के मदद की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, अगर आपका ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स नहीं रहा है तो। और मुझे नहीं मालूम कि अगर ग्रेजुएशन में भी आपकी इकोनॉमिक्स थी तो आपने उसे समझा कितना है, आई डोंट नो। तो इसमें थोड़ी मदद की तो जरूरत पड़ती है। आप देखें आपके आसपास किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप इकोनॉमिक्स समझने में उनकी मदद ले सकते हैं। यहां मैं एक बात जरूर बता सकता हूं कि AFIS ने बाकायदे इकोनॉमिक्स का अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है। सारे लेक्चर्स मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं और उसमें मैंने केवल एक ही काम किया है, और वो ये कि इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक को मैं आपको समझाऊं। हर एक टॉपिक को मैंने समझाने की कोशिश की है और बाकायदे उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश की है। और जो उदाहरण भी लाए हैं ना मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने आसमान से उदाहरण ले आए हैं, नहीं, उन उदाहरणों को आप अपने आसपास देख सकते हैं, बाजार में जाकर के देख सकते हैं, ताकि आप लेक्चर्स के उन उदाहरणों के जरिए उन टॉपिक्स से सीधे सीधे अपने आप को कनेक्ट कर सके। दोस्तों, ये थी इकोनॉमिक्स विषय की तैयारी के बारे में कुछ बातें, लेकिन समझने की स्थिति तो बाद में आएगी। उससे पहले हम क्या करें, अब हम क्या करें, इसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं एक प्रश्न लेता हूं, और ये जो प्रश्न है 2023 का क्वेश्चन पेपर है, और मेरे पास जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर का जो सेट है वो है दोस्तों ए, सेट ए। और मैंने आपसे बातचीत करने के लिए जिस प्रश्न को चुना है वह है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22। पहले मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जब आप शुरू में एक बार क्वेश्चन के पैटर्न पर निगाह भर मार लीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो थोड़ी सी मदद मिल जाती है। जो बात मैंने कंप्रिहेंशन के लिए कही थी, थोड़ी बहुत यहां भी वो बात लागू हो सकती है, लेकिन वहां जितना ज्यादा उसका महत्व है उतना महत्व यहां नहीं है, ये बात जरूर है। इसका जो पैटर्न है वो कथन 1 और कथन 2 का पैटर्न है। आप जानते हैं कथन 1 के तहत एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कथन 2 के तहत दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और कथन 1 और कथन 2 को ही आधार बनाकर फिर ABCD के विकल्प तैयार किए जाते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके बाद जो चारों विकल्प होते हैं वो बिल्कुल एक ही पैटर्न के होते हैं, जो आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए कि A में क्या होगा, B में क्या होगा, C में क्या होगा, D में क्या होगा। ये आप रट जाइए बिल्कुल। इससे आपका बहुत सारा समय एग्जामिनेशन हॉल में बच सकेगा, राइट। अब मैं प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कथन 1, कथन 1 क्या है? कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। यह एक कथन है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि वास्तव में कथन 1 का अर्थ क्या है। कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। इसके बाद कथन 2 है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिक्स की भाषा होती है हिंदी में, वो थोड़ी सी उलझी हुई भाषा तो होती है। वो हमारी बोलचाल की भाषा चूंकि नहीं होती, इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो भाषा पर तो आपको थोड़ा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल यही है कि आप अंग्रेजी के वर्जन का सहारा लें, यदि आप उतना कर सकते हो तो। अदरवाइज दोस्तों, आपको भाषा पर काम करना ही चाहिए। अब देखिए, जो कथन 1 है उसमें स्पेशली शब्द का प्रयोग किया गया है अनेक केंद्रीय बैंकों ने। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपकी ये समझ होनी चाहिए कि जब वो कह रहे हैं केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक का क्या मतलब होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक नहीं है, वो एक पर्टिकुलर बैंक है जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है। हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक माना जाता है, राइट। और दुनिया के हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। ये जो केंद्रीय बैंक होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं
कि अपने देश के जितने भी बैंक हैं उनके लिए प्रबंधन का काम करता है, उनके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता है और वो सरकार के बिहाफ पर बैंक चलाता है। इसके बारे में भी यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो केंद्रीय बैंकों ने, होता यह है कि जो ब्याज दर है उसके निर्धारण की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्रीय बैंकों पर ही होती है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाते हैं तो दूसरे जो बैंक हैं उन्हें भी बढ़ाना पड़ता है, और जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर घटा देते हैं तो दूसरे भी घटा देते हैं, राइट। तो बढ़ा दी थी, ब्याज दरें बढ़ा दी थी, आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। केवल ये कहने का अंदाज है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आता है, मौद्रिक नीति लेकर के आता है। उसका पर्पस क्या होता है? ये बहुत ही सरल स्टेटमेंट है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां अब आपको अपने दिमाग को अप्लाई करना होगा, और वो ये है कि महामारी के बाद बैंकों के सामने एक बहुत बड़ा संकट उठकर खड़ा हो गया था कि वो कैसे सरवाइव करें। तो बैंकों के पास आमदनी का दूसरा रास्ता क्या है? कोई नहीं है, सिवाय इसके कि वो ब्याज दरें बढ़ा दें। दुनिया के सभी बैंकों ने ऐसा किया, तो ब्याज दरें बढ़ा दी, ये सही है। और दूसरा देखिए कि नियंत्रित करने के उपाय हैं, और जब नियंत्रित करने के उपाय है तो हर एक देश का जो केंद्रीय बैंक है, ज्यादातर देशों के जो केंद्रीय बैंक है, वही उपाय अपना रहे हैं ताकि वो बाकायदे कीमतों पर नियंत्रण रख सके। इसका मतलब यह हुआ कि जो कथन ए है वह सही होगा, कि दोनों कथन भी सही है, और जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी बैकग्राउंड सही है या इकोनॉमिक्स की समझ है तो डेफिनेटली मेरी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपको यह भी लगा होगा कि नहीं नहीं, ये प्रश्न देखने में तो बहुत कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। तो दोस्तों, आज के इस प्रश्न के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।